नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फैक्ट्स हिंदी में प्रोवाइड कराता है। डीएनए सीरीज ने अपने आप में कुछ दावा करना शुरू किया है कि यहाँ से कितने सवाल किस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे बिहार एसआई में 15+ सवाल, एईडीओ में 30+, 72वीं बीपीएससी में 40+, बिहार एसएससी में 30+, यूपीएससी सीएससी 2026 में 10+, आरआरबी एनटीपीसी में 15+, आरआरबी लेवल 1 में 15+, यूपी पीसीएस की बात करें तो 10+ और यूपीएसआई की बात करें तो 5%। ये दावा किया है और आप सभी इस दावा के साक्षी बनेंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बैक टू बैक देखेंगे आज की न्यूज़ और उससे संबंधित अन्य तथ्य कॉन्सेप्ट सभी देखेंगे। तो सबसे पहला आज का न्यूज़ बना कि आज का दिन का इतिहास पढ़ते हैं थोड़ा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में भारत के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो आइए देख लेते हैं कि क्योंकि एक एग्ज़ाम में पूछ दिया था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सैनिक और किसानों को मनोबल बढ़ाने के लिए, अगर युद्ध होता है तो सेना का मनोबल एवं किसान, ताकि किसान का मनोबल ना टूटे एवं सेना के खाद्यान्न आपूर्ति बना रहे, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ताकि देश खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर बन सके। फिर 1998 में जब परमाणु पोखरण हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ दिया, तो हो गया क्या, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जब 2022 में मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जय अनुसंधान जोड़े तो हो गया जय विज्ञान जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान। तो इस प्रकार से हमने देखा। फिर से एक बार देखेंगे कि जय जवान जय किसान के नारा किसने दिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने, और नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में कहे जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान। तो चलिए आज के हमने इस न्यूज़ को देख लिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज़ है क्या कि भारत को वेनेजुएला का ऑयल बेचेगा अमेरिका। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ देखिए, ये हमने 4 जनवरी को पढ़ाया है, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया अमेरिका। तो ये सारा ज्योग्राफी हमने पढ़ाया है 4 जनवरी को। उसके बाद लगातार 5 जनवरी को भी चला है, उसका अपडेट दिए थे। यहाँ देखेंगे तो 6 जनवरी को भी दिए थे कि ट्रंप के निशाने पे क्यों है ये देश, जैसे कि ग्रीनलैंड, अन्य सारे देश 7 जनवरी और 10 जनवरी को भी। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो ये अगला अपडेशन का है, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप जा करके 4, 5, 6, 7 एवं 10 जनवरी के वीडियो देख लेंगे तो आगे का अपडेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप देखते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखते हैं कि न्यूज़ क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल का नया खेल शुरू कर दिया। क्या कि ट्रंप ने तेल कंपनियों के प्रमुखों को कहा कि वेनेजुएला में बहुत कमाई होने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अब वेनेजुएला का ऑयल भारत को बेचने के लिए तैयार है। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट का कहना है कि इस फ्रेमवर्क के तहत वेनेजुएला के तेल को दुनिया के लगभग हर देश बेचा जाएगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिका सहित दुनिया
के बड़े तेल खरीदार देशों के प्रतिनिधियों की ऊर्जा मंत्री राइट के साथ अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। वाशिंगटन में होने वाली इस बैठक के प्रमुख अमेरिकी तेल कंपनियों के सीईओ, खरीदार देश और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ है कि भारत को वेनेजुएला से अभी 1% सप्लाई आता था, किसका? तेल, कच्चे तेल का। वेनेजुएला से भारत अभी अपनी ज़रूरत का लगभग 1% तेल का आयात करता था। भारत को आपूर्ति करने वाले देशों में वेनेजुएला 18वें नंबर पर था। 2012 में वेनेजुएला ने भारत को 14% तेल देता था। 2012 में वेनेजुएला से भारत 14% तेल लिया था। मॉडल क्या है? तो 5 करोड़ बैरल तेल जब्त कर अमेरिका ने खुले बाजार में बिक्री शुरू कर दी है। वेनेजुएला ने 303 अरब बैरल वाले दुनिया के सबसे अधिक बड़े तेल भंडार से अमेरिका की नया तेल निकालेगा और अमेरिका ही नया तेल निकालेगा और उसकी बिक्री करेगा। विरोध नहीं कर रहा है कौन? तो वेनेजुएला के जो अंतिम राष्ट्रपति बने हैं डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिकी सत्ता को स्वीकार कर लिया है। अब वेनेजुएला के अमेरिका के साथ संबंधों को रीसेट करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे का खतरा बना हुआ है। ये ग्रीनलैंड पे क्यों कब्जा करना चाहता है अमेरिका? वो इस सेशन में हमने बताया। इस सेशन में बताया 10 जनवरी को ISS से अलग हो गया अमेरिका। ये सारे अपडेशन आप पिछले सेशन में जाकर के देख सकते हैं, जो हम इस PDF में हमने लगा दिया है। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जे का खतरा है, बढ़ गया है। ट्रंप का बेटा ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य अड्डे तक पहुंच गए हैं। ग्रीनलैंड के संरक्षक देश डेनमार्क ने कहा है कि हमले का जवाब दिया जाएगा। चलिए, आप इससे जुड़े घटना, अमेरिका और वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, इस सब से जुड़े घटनाओं को आप 4 जनवरी के देख सकते हैं, जहाँ पे हमने वेनेजुएला का डिटेल में मैपिंग पढ़ाया है। उसके बाद ये क्यूबा, इस देश सबको धमकी क्यों मिल रहा है, क्यूबा, मेक्सिको, इस सब को, उसका अपडेशन भी दिया मैंने। फिर 6 जनवरी को 6 जनवरी को ट्रंप के निशाने पर क्यों है कुछ देश, जो हमने बताया। 7 जनवरी को और 10 जनवरी को हमने ये पढ़ाया कि अमेरिका बाहर हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके साथ अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, न्यूज़ नंबर 3। न्यूज़ 3 है कि पंचायती राज विभाग को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। तो राज्य के पंचायती राज विभाग ने जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जल जीवन हरियाली मिशन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग को राष्ट्रीय स्तर का SKOCH मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट मिला है। यह जानकारी देते हुए विभाग के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 25,579 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार हुआ है। उनके पास 19,033 सोख्ता भी भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए बनाए गए हैं। इन सभी की निगरानी ग्राम स्वराज पोर्टल से की जा रही है। अब सभी पंचायत सरकार भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत वन महोत्सव के जरिए राज्य के हर वार्ड में 5-5 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इससे पर्यावरण को मजबूती मिलेगी। तो आइए अब हम इसमें देखेंगे क्या कि विभिन्न सूचकांक एवं बिहार का स्थान कौन सा रहा है, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 2025 का करंट अफेयर पूछने वाला है। पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, तो इसे जारी कौन करता है? नीति आयोग। और प्रथम स्थान पे कौन आया? ओडिशा। एवं बिहार का स्थान रहा 13वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2024 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिहार का स्थान फास्ट मूवर्स में रहा है। और अचीवर्स श्रेणी में कुल 13 राज्य रहे हैं। 9वां स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024-25 आवास एवं शहरी मंत्रालय ने
पटना को 21वां स्थान मिला है 10 लाख प्लस की श्रेणी में। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई को सुपर स्वच्छ शहर में रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले स्थान बिहार को कितना स्कोर मिला है 57। केरल एवं उत्तराखंड प्रथम स्थान पे रहे हैं। छठवां राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24 जारी कौन करता है फसई, बिहार को 21वां स्थान मिला है और केरल फर्स्ट स्थान पे आया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय, बिहार को तीसरा पुरस्कार एवं मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पे आए हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 नीति आयोग द्वारा जारी होता है और सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है और सबसे कम गरीबी केरल में है। बिहार में अभी भी 1/3 से अधिक लोग गरीब हैं, 1/3 से अधिक। तो इस प्रकार से हमने तीसरा न्यूज़ को भी कवर किया। चौथा न्यूज थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कवर करना होगा विस्तार से एवं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है आइए देखते हैं कि 2026 गुजरात में सोमनाथ मंदिर के लिए 2 वजहों से अहम हो जाता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर क्योंकि 1026 में महमूद गजनबी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था, जिसका 1000 साल पूरा हो गया। एवं वही 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जिसका 75 वर्ष हो गए हैं और पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। तो पहला क्या होगा कि 1000 साल हो गए मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का, 75 वर्ष हो गए प्राण प्रतिष्ठा का एवं मोदी जी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भी नाम दिया है, जिसे हमने 8 जनवरी को भी कवर किया था पिछला सेशन में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसी का अपडेशन वीडियो है, तो इसे देखने के बाद आप 8 जनवरी के वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं, जहां पे फर्स्ट न्यूज़ के रूप में भी हमने कवर किया था कि सोमनाथ मंदिर पे हमला। अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर 14 साल पहले सोने की गुंबद था, 13 मंजिल ऊंचा बना था। गजनबी के हमले से पहले सोमनाथ मंदिर किले नुमा इमारत के अंदर था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। सोमनाथ मंदिर की छत पिरामिड की तरह थी। मंदिर 13 मंजिल ऊंचा था। गुंबद सोने के बने थे और दूर से चमकते थे। इतिहासकार मोहम्मद नाजिम के रॉयल एसोसिएशन सोसाइटी में छपे आर्टिकल और रेबू रेहान अलबर्नी की किताब फहरिंद ए हिंद के अनुसार सोमनाथ मंदिर के शिलालेखों का प्रमाण 6ठी शताब्दी सदी का मिलता है। उस वक्त बल्लभी मैत्री वंश का शासन था। गुजरात में किसका शासन था? बल्लभी मैत्री वंश का। पहला पुनर्निर्माण उसी दौरान हुआ था। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। ज़रूरत क्यों पड़ी थी निर्माण करने की? चलिए, वो 14 साल पहले का इतिहास हमने देखा। अब देखते हैं अभी से 1300 साल पहले। पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने तोड़ा। सोमनाथ पर पहला आक्रमण 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने किया था। इस हमले में मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। मकसद अरब सत्ता का विस्तार करना था। तो सबसे पहले उस मंदिर पर आक्रमण कौन किया? तो सिंध का सूबेदार, सिंध के सूबेदार ये कौन था? तो अरबी सत्ता के अल जुलैद। 1815 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से मंदिर का निर्माण करवाया और प्रतिहार वंश का शासन अभी के एमपी, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला था। तो फिर उसे दोबारा निर्माण किसने कराया? प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने। अब हम चलते हैं 1000 साल पहले के इतिहास पे। तो 1000 साल पहले की इतिहास क्या रहा? दूसरा आक्रमण गजनबी का मूर्तियों को टुकड़े किए। दूसरा आक्रमण गजनबी का हुआ। मोहम्मद गजनी को सोमनाथ पर
की संपत्ति के बारे में अरबी यात्री अलवर्नी से पता चलता है। इतिहासकारों के मुताबिक जो भी हम बात करने वाले हैं, मंदिर की पूरी तरह लूटा गया। लुटेरे काफ़ी मात्रा में सोने, चांदी, आभूषण और कीमती रत्नों ले गए। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गजनवी ने मूर्तियों को टुकड़े किए गजनी ले गया। उसने सोमनाथ मंदिर से अनुमानित 6 टन सोना लूटा था। और वाह, 6 टन। 18 अक्टूबर 1825 को महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी से अलबर्नी के साथ 30,000 घुड़सवारों की सेना लेकर भारत आया था। अलबर्नी दिसंबर 2025 तक वह गुजरात का सीमा पर पहुंच गया एवं गजनवी ने 6 से 8 जनवरी 2026 को मंदिर पर हमला किया। इसी वजह से कई जगह आपको 1025 लिखा मिलेगा और कहीं पे 1026 मिलेगा। जैसे कि पेपर 1026 कहता है एवं अगर हम लूसेंट की बात करें तो 1025 ईस्वी कहता है। तो ये दिसंबर और जनवरी की बात है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। मंदिर एक मजबूत किले में था। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों तीर्थयात्री, ब्राह्मण और योद्धा मौजूद थे। लड़ाई 3 दिनों तक चली। मंदिर में घुसकर महमूद ने शिवलिंग को तोड़ा। अब हम देखते हैं 980 साल पुराने इतिहास को। 273 सालों तक हमलों से बचा रहा। 2 बार पुनः निर्माण हुआ। उसके बाद 1026 से 42 ईस्वी के बीच राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। राजा भीमदेव प्रथम ने। इनका इलाका वर्तमान के राजस्थान एवं गुजरात के आसपास का था। अगर हम बात करें फिर 273 साल बाद 669 ईस्वी के अभिलेखों के अनुसार गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे रत्नों से सजाया था। 1169 ईस्वी के अभिलेखों के अनुसार गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और रत्नों से सजाया। तीसरा आक्रमण कौन किया? खिलजी ने। 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना ने उनके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान के नेतृत्व में बघेला राजा कर्ण को हराने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और ध्वस्त किया गया। 1303 ईस्वी में महिपाल प्रथम सौराष्ट्र के चूड़ामन वंश के राजा ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। अब हम बात देखेंगे 14वीं शताब्दी में क्या हुआ। औरंगजेब की समय नहीं, 14वीं शताब्दी औरंगजेब नहीं रहेगा। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत के ही शासकों ने लूटा। 1335 ईस्वी में जफर खान ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 1451 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा ने मंदिर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। यह ऐसा मौका था जब मंदिर पर भारत के शासन कर रहे लोगों ने आक्रमण किया। जफर दिल्ली के सल्तनत के अधीन गुजरात के सूबेदार था। बेगरा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तान में से एक था। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। अब हम आए अगर 361 साल पहले की बात करें तो औरंगजेब ने 2 बार हमला किया। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। हालांकि 706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर पर दोबारा हमला किया। इस पर इतिहासकार का अलग अलग मत है। जैसे कि आरसी मजूमदार लिखते हैं कि औरंगजेब ने पूजा बंद करवाई, मंदिर परिषद में मस्जिद निर्माण कराया। सतीश चंद्र लिखते हैं कि मस्जिद उसी स्थान या पास में बनी, यह स्पष्ट नहीं है। उस वक्त भव्य मंदिर मौजूद नहीं था। रोमिला थापर लिखती है कि अध्ययनों से पता चलता है कि मस्जिद संभवतः उजरे ढांचे के पास बनी थी। आइए अब हम देखते हैं 19वीं सदी में 157 साल पहले की तस्वीर। 19वीं सदी में 157 साल पहले की तस्वीर कैसा था? 1869 में इस प्रकार से
दिखेगा। ब्रिटिश इतिहासकार ने तस्वीर खींची थी और 1895 में एक एलन एफ स्लेमन ब्रिटिश राइटर रिसर्चर ने यह तस्वीर खींची थी सोमनाथ मंदिर की। आइए अब देखते हैं देश आज़ाद होने की बात 74 साल पहले। अगर हम बात करें कि 74 साल पहले सरदार पटेल ने मंदिर बनवाने का आदेश दिया। 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री ने मंदिर पुनर्निर्माण के आदेश दिए। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी को दी गई। फिर उसके बाद मई 1950 में आधारशिला रखी गई। सिर्फ 5 से 6 महीनों में ही काम पूरा हो गया। यह मंदिर पूरी तरह जनता के चंदों से बनाया गया था। लगभग 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। इसमें कोई भी सरकारी पैसा नहीं लगा। मंदिर निर्माण मई 1951 तक पूरा हुआ। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंदिर को प्रभाकर सोमपुरा ने डिजाइन किया था। तो इस में हमने महत्वपूर्ण बात क्या देखा कि 13 नवंबर को सरदार पटेल ने ये निर्णय लिया कि मंदिर बनेगा। 15 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1950 में ये जिम्मेदारी किनके पास चले गए? के.एम. मुंशी के पास। मई 1950 में आधारशिला रखी गई एवं 5 से 6 महीने में ही काम पूरा हो गया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा किया एवं मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था? प्रभास शंकर सोमपुरा ने। आइए देखते हैं कि वर्तमान में कैसा दिखता है ये मंदिर। सोमनाथ मंदिर अब कैसे दिखता है। शैल या चालुक्य, अगर हम इसकी कला की बात करें कि किस कला में बना है, तो शैली कौन सी है? चालुक्य या मरु गुर्जर। सोमनाथ की मंदिर वर्तमान कौन सी शैली में बना हुआ है? चालुक्य या मरु गुर्जर। और ध्वजदंड 11 मीटर लंबा है। ध्वजा रोज 3 बार बदलाता है। ऊंचाई 155 फीट है और 2 मंजिला है। 1666 सोने के जड़े हुए छोटे छोटे कलश हैं। मंदिर बलुआ पत्थर से बना है। मंदिर में कलश का वजन 10 टन है। खासियत, मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा लंबा सोमनाथ मंदिर का सफ़र। आइए अब हम मोहम्मद गजनी के बारे में जानते हैं, जो इस 2026 के लिए इतिहास के रूप में 2026 के एग्ज़ाम के लिए इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए, तो मोहम्मद गजनी 932 ईस्वी में अल्पदीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया। इसी शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन, और शासक कौन था? तो जयपाल शासन कर रहा था। शाही वंश, किस वंश का? शाही वंश का शासन जयपाल। अल्पतगीन के गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिनका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे क्या कहा? यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह। क्या कहा? यमीन उद्दौला एवं यमीन उल मिल्लाह
महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों को अधिकार कर वह अपने देश लौट गया। फिर से 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिनी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी सबसे पहले चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में मतलब 1026 में मूर्ति को तोड़ा सोमनाथ सौराष्ट्र पे किया था। इस मंदिर की लूट में उन्हें करीब 20 लाख दिनार के हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा करने में सहायक अनहिलवारा के शासक महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर के लूट कर ले जाने के क्रम में जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने इनका पुनः निर्माण शुरू करवाया और 11 मई 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्राण प्रतिष्ठा किया, जैसे कि आपने पहले देखा है। आइए, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। जाटों के विरुद्ध आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेके जाते समय कुछ संपत्ति ने जाटों ने लूट लिया था। कुछ संपत्ति को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में देवराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबर्नी, फिरदौसी, उतवी तथा फर्रुख ही महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल देखा किसका, सोमनाथ मंदिर का। किस लिए? क्योंकि 1000 साल आक्रमण किए हुए हो गया मोहम्मद गजनी का, 75 साल प्राण प्रतिष्ठा के हो गए एवं मोदी जी ने उनको एक पर्व के रूप में माना है। चलिए, अब इस प्रकार मेरा अपना 4 क्वेश्चन समाप्त होते हुए अब हम बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। 5वां है कि भारत के आदित्य ने सुलझाया सौर तूफान की पहेली। तो ये किसका बात हो रहा है? आदित्य L1 की। आदित्य L1। तो आइए पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर हम आदित्य L1 के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। न्यूज़ में क्या है कि भारत के आदित्य ने सौर तूफानों की पहेली सुलझा दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को कहा कि आदित्य L1 ने सौर मिशन को समझने में आदित्य L1 सौर मिशन से यह समझने में मदद मिली है कि शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसरो के बयान में कहा, सबसे गंभीर प्रभाव सौर तूफान के अशांत क्षेत्र के टकराने के दौरान देखे गए। इसरो ने कहा कि यह अध्ययन अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी घटनाओं को समझने और उनके रियल टाइम आकलन की अहमियत को रेखांकित करता है। 25 दिसंबर को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित महत्वपूर्ण अध्ययन में इसरो ने के वैज्ञानिकों ने शोध छात्रों ने अक्टूबर 2024 में पृथ्वी को प्रभावित करने वाली अंतरिक्ष की बड़ी मौसमी घटना का विस्तृत विश्लेषण किया। इस अध्ययन में भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 से प्राप्त डाटा के साथ अन्य अंतरिक्ष अभियानों की डाटा का इस्तेमाल किया गया है ताकि सूर्य से निकलने वाला सौर प्लाज्मा के विशाल विस्फोट के अंतरिक्ष पर पड़े प्रभाव को समझा जा सके। सौर तूफान
का क्या हुआ प्रभाव? तो इसरो के अनुसार सौर तूफान के टर्बुलेंट क्षेत्र ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक रूप से संकुचित कर दिया, जिससे वह असामान्य रूप से पृथ्वी के बहुत करीब आ गया और कुछ समय के लिए भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थिर कुछ उपग्रह उनके संपर्क में आ गए। ऐसी घटना केवल अत्यंत गंभीर अंतरिक्ष मौसम घटनाओं के दौरान होती है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि टर्बुलेंट चरण के दौरान ध्रुवीय क्षेत्र यानी उच्च अक्षांशों में विद्युत धाराएं अत्यधिक तीव्र हो गई। यह प्रक्रिया ऊपरी वायुमंडल को गर्म कर सकती है। क्या है स्पेस वेदर? अंतरिक्ष मौसम मतलब स्पेस वेदर से तात्पर्य अंतरिक्ष में उत्पन्न उन परिस्थितियों से हैं जो सूर्य पर होने वाली अस्थायी गतिविधियों जैसे सौर प्लाज्मा विस्फोट के कारण बनती है। इससे पृथ्वी पर उपग्रह संचार एवं दिशा सूचक सेवाओं तथा विद्युत ग्रिड अवसंरचना ग्रिड प्रभावित होती है। तो आइए हम अब देखते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर से सूर्य का आकलन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। आदित्य L1 पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगे थे। एस्ट्रोसैट वर्ष 2015 के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी का मिशन है। तो खगोल वेधशाला के लिए पहला मिशन इसरो कौन भेजा था? एस्ट्रोसैट कब भेजा था? 2015 में। और ये आदित्य L1 खगोल विज्ञान के लिए दूसरा मिशन है इसरो का। इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान की तुलना में काफ़ी छोटी है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की दूसरी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु मतलब L1 के चारों तरफ प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। ये पिलोट के बारे में जानकारी देता है। आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं इस संबंध में समझ हासिल करना है। आइए अब हम लैग्रांज पॉइंट के बारे में जानते हैं कि एल पॉइंट क्या है। लैग्रांज पॉइंट, तो लैग्रांज पॉइंट अंतरिक्ष में वह विशेष स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती है। अगर हम दो चुंबक मान लें, यहाँ पे ये है चुंबक 1 और ये चुंबक 2, तो इसके बीच में कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करता होगा। मान लीजिए ये होगा या ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। उसी प्रकार से पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ जहाँ पे संतुलित होती है उसे हम लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं। वर्तमान में लैग्रांज पॉइंट कितने हैं? 5, मतलब 5 लैग्रांज पॉइंट है। इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है, मतलब कम ऊर्जा की खपत की करके ही इस बिंदु पे रह सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह उसको अपने तरफ उतनी तेज़ी से नहीं खींचेगा जितनी तेज़ी से अन्य जगह से उसे खींचेगा। कुल 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान के दो बड़े द्रव्यमानों के मध्य स्थिर पैटर्न को परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रांज पॉइंट L1 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं L1, ये है लैग्रांज 1,
सौर अवलोकन के लिए लैग्रेंज बिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। L1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य के बिना किसी ग्रहण या पक्षादन को लगातार अवलोकन करने में मदद करता है। अगर L1 पे हम किसी उपग्रह को रखते हैं तो बिना किसी छाया को ये लगातार सूर्य का अवलोकन करता है। सौर एवं सौर चक्रीय वेधशाला इस समय वहाँ मौजूद है। L2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लंगराज पॉइंट 2 है। तो L2 यह सूर्य से देखने पर पृथ्वी के ठीक पीछे स्थिर है। अगर हम सूर्य से बात करें तो यहाँ पृथ्वी देख रहे हैं तो ठीक पृथ्वी के पीछे नजर आएगा। L2 पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप के बिना बड़े ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए उत्कृष्ट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 के पास सूर्य की परिक्रमा करता है। ये कहाँ से सूर्य की परिक्रमा करता है? L2 से। कौन? जेम्स वेब टेलीस्कोप। L3 की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं लंगराज पॉइंट 3 है। सूर्य के पीछे पृथ्वी के विपरीत और पृथ्वी की कक्षा के ठीक परे यह सूर्य के सुदूर भाग का संभावित अवलोकन प्रदान करता है। L3 कहाँ है? सूर्य के पीछे एवं पृथ्वी के ठीक विपरीत। अगर पृथ्वी इस साइड तो लंगराज 3 पॉइंट उसके अपोजिट साइड रहेगा। L4 एवं L5, यहाँ L4 हो गया, यहाँ नीचे L5 हो गया। L4 एवं L5 वस्तुएं स्थिर स्थिति बनाए रखती है जिसमें दो बड़े पिंडों के साथ एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। मतलब दो पिंड जहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाएगा वहाँ पे L4 एवं L5 होगा, ऊपर और नीचे की तरफ। इसका उपयोग अक्सर अंतरिक्ष वेधशालाओं के लिए किया जाता है, जैसे क्षुद्र ग्रहों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि L1 से लेकर के L5 पॉइंट तक क्या है और उसकी स्थिति क्या है और उसका काम क्या है ना। ये लंगराज पॉइंट हो गया। L1, L2, L3 बिंदु स्थिर है, जिसका अर्थ है कि एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण कोई वस्तु उससे दूर जा सकती है। इसलिए बिंदुओं की परिक्रमा करने वाला उपग्रह को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित दिशा में सुधार, जैसे जैसे यहाँ से सूर्य की स्थिति पृथ्वी की स्थिति बदलेगा, वैसे L1 से लेकर के और L3, L1, L2 और L3 तीनों की स्थिति बदलता जाएगा, है ना। सौर अन्वेषण के महत्व। तो हमारे सौर मंडल को समझना, सौर मंडल का केंद्र है, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और उनकी विशेषता अन्य सभी खगोलीय पिंड के व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करती है। सूर्य का अध्ययन करने से हमें सौर मंडल के आसपास की गतिशीलता को समझने में सहायता मिलती है। अंतरिक्ष, मौसम एवं वातावरण की भविष्यवाणी। सौर गतिविधियाँ जैसे सौर ज्वाला और कोरोनल मास इंजेक्शन पृथ्वी के अंतरिक्ष पर्यावरण को प्रभावित करती है। संचार प्रणाली, नौसंचालन और पावर ग्रिड जैसे संभावित व्यवधानों की भविष्यवाणी करने तथा उन्हें कम करने के लिए इन घटनाओं को समझना आवश्यक है। सौर भौतिकी को आगे बढ़ाना, इसके चुंबकीय क्षेत्र, हीटिंग, मैग्नेटिज्म एवं प्लाज्मा गतिशीलता सहित सूर्य के जटिल व्यवहार की खोज और मौलिक भौतिक एवं खगोलीय भौतिकी की प्रगति में योगदान देना। ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा। सूर्य एक प्राकृतिक संलयन रिएक्टर है जिसके मूल और परमाणु प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि पृथ्वी पर स्वच्छ एवं टिकाऊ संलयन ऊर्जा की हमारी खोज में सहायता हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने आदित्य L1 मिशन एवं लंगराज पॉइंट को समझा।
सूर्य की किरणों को सही स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। ये लॉन्च कब किया हुआ? तो 2 सितंबर 2023 को। और किससे? तो PSLV C57 PSLV C57 से लॉन्च हुआ 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्पेस से लॉन्च हुआ PSLV C57 रॉकेट से 15 लाख किलोमीटर लंगराज 1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। 110 दिनों में आदित्य L1 7 पिलोट लेकर के गया था आदित्य L1। और 5 साल सूर्य की किरणों का अध्ययन करेगा आदित्य L1। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर नाम रखा है। तो इस प्रकार से हमने समझा क्या आदित्य L1 लंगराज पॉइंट एवं आदित्य L1 की उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है। तो 5 क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं छठे क्वेश्चन क्या है कि इस वर्ष ब्रिक्स की कमान भारत के पास 13 जनवरी को जयशंकर ब्रिक्स की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो जांच करेंगे। 10 देशों का यह संगठन अब पहले के मुकाबले है ज़्यादा महत्वपूर्ण, भारत तय करेंगे एजेंडा। तो ब्रिक्स 2026 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा? तो भारत में। अमेरिका से तनातनी के बीच ब्रिक्स को आगे बढ़ाएगा भारत। तो पहले हम न्यूज़ देखते हैं, फिर ब्रिक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसे बदलते वैश्विक समीकरण के संकेत के तौर पर देखना तो जल्दीबाजी होगी, लेकिन विधिवत घोषणा के बावजूद वर्ष 2025 में क्वाड संगठन जैसे इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बैठक भारत में नहीं हो सकी, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर वर्ष 2026 में होने वाली ब्रिक्स संगठन की शीर्ष स्तरीय बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले मंगलवार यानी 13 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स की आधिकारिक वेबसाइट और लोगों को की लॉन्च करेंगे। अमेरिका से तनातनी के बीच विदेश मंत्री यह भी बताएंगे कि इस साल अपनी अगुवाई में भारत ब्रिक्स संगठन के तहत नए एजेंडा सेट करने जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका ब्रिक्स देशों पर लगातार निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान ब्रिक्स प्लस संगठन के तहत दक्षिण अफ्रीका के पास समुद्र में संयुक्त सैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। हालांकि भारत इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। तो ब्रिक्स देश के तहत कौन कौन देश? रूस, चीन और ईरान, ये तीनों देश मिलकर के दक्षिण अफ्रीका के पास समुद्री अभ्यास शुरू कर दिया है। ब्रिक्स के उलट क्वाड सम्मेलन को लेकर कोई सूचना नहीं है। पिछले वर्ष जनवरी और जुलाई में अमेरिका में ही चारों सदस्यों देश के विदेश मंत्री की बैठक हुई। इसी 20 फरवरी 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, तो शीर्ष स्तरीय बैठक भारत में किए जाने पर चर्चा हुई। पहले बता दिया गया कि सितंबर 2025 में यह बैठक नई दिल्ली में हो सकती थी, लेकिन किसी भी सदस्य देश ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। चलिए, तो जब इतनी चर्चा में हैं ब्रिक्स, तो आइए हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ ही लेते हैं। आइए काफ़ी डिटेल से जानेंगे। और ब्रिक्स पे कंटेंट की अगर हम बात करें तो एकदम अल्ट्रा लेवल की बना है। ब्रिक्स 5 लेटर से मिलकर बना है, BRIC और S। बी मतलब ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। मतलब ब्रिक्स 5 देशों की सदस्य हैं। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका जो यहाँ स्थित है, आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से भी। तो ब्रिक्स में 5 देश, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और सी से एस से साउथ अफ्रीका। आइए हम अब थोड़ा ब्रिक्स के इतिहास को भी देखते हैं।
तो ईंटें जैसे मजबूत इकोनॉमी के वजह से नाम पड़ा ब्रिक्स। सन 2000 ईस्वी की बात करें, 2000 के दशक में ब्राज़ील, रूस, इंडिया जैसे चीन देश तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहे थे। इसकी आर्थिक मजबूती को देखते हुए इन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिक यानी ईंट कहा गया। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2000 ईस्वी में 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने इवेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम करते हुए यह शब्द गढ़ा था। शुरुआत में यह केवल ब्रिक था, मतलब 4 देश थे। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। अंग्रेजी शब्द में हिंदी में ईंट कहा जाता था। 2009 की अगर बात करें तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन को मिलाकर ब्रिक नाम एक संगठन बनाया गया। ब्रिक नाम की एक संगठन है ना, जैसे ये इंडिया की हो गया, ये चाइना की हो गया और एक रसिया और इसमें एक कोई ब्राज़ील का होगा। तो 2010 में जब इस संगठन में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स कहलाया। तो क्या रहा इसका इतिहास? 2000 ईस्वी में ईंट की तरह मजबूत बनने के लिए 4 देशों ने मिलकर के एक साथ एक नाम दिया ब्रिक, BRIC। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2001 में जिम ओ'नील ने एक इवेंट में ब्रिक्स शब्द को गढ़ा और जिसे हिंदी में ईंट कहा गया। आगे चल के 2009 में इसने संगठन बना लिया एवं 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ने से ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स 2025 की मीटिंग कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ब्रिक्स 2025 का मीटिंग ब्राज़ील में एवं इंडिया टेक चार्जेज एज ब्रिक्स चेयर सेट टू होस्ट 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। मतलब ये 17वीं ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में एवं 18वीं ब्रिक्स की बैठक 2026 में कहाँ होगी? इंडिया में। तो इस प्रकार से हमने ब्रिक्स को देखा। ब्रिक्स को धमका रहा होता है हमेशा अमेरिका, इसलिए ब्रिक्स महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कंटेंट है इसरो से संबंधित ही। 50 मिनट होने को चला है। हाँ, आप अगर इस सभी कंटेंट को देख करके ये सोच रहे हैं कि काश ये मुझे मिल जाता तो जिसे हम दोबारा रिवीजन भी कर सकते थे, तो घबराइए नहीं, आप जुड़ सकते हैं। कहाँ? तो सफ़र SAFAR एजुकेशन, सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम पर आप जैसे सर्च करेंगे आपको एक चैनल मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर प्रत्येक दिन इसका PPT जिस रूप में हमने पढ़ाया होता है उसी रूप में भेज देते हैं एवं महीना पूरा होने पर 2 मैगजीन आएगा। एक मैगजीन का नाम होगा न्यूज पेपर्स शॉर्ट नोट्स। तो ये PPT होता है जिसमें अधिक पेज होते हैं, जैसे 40 से लेकर के 50 तक पेज अभी तक बना है। आज की अगर बात करें तो 48 पेज है। तो इसे प्रिंट आउट कराना काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे एवं रिवीजन करने में भी कठिनाई होगी। तो उसके लिए हमने न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स देते हैं जो प्रत्येक दिन 4 से 5 पेज में आ जाता है। और उसके साथ ही इसमें PPT को 1 महीना के अटैच करके भी हम एक साथ दे देंगे, जो आप डिजिटल फॉर्मेट में एग्ज़ाम के समय रिवीजन कर सकते हैं। तो वहीं पे आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। EOS N1 सैटेलाइट कल लॉन्च होगी जो धरती का करेगा अवलोकन। अब हम जानते हैं EOS N1 के बारे में। पहले न्यूज़ देखेंगे फिर हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 जनवरी सोमवार को वर्ष 2026 का अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तो याद रखेंगे कि 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन होगा? EOS N1। इसरो
का PSLV C62, अगर हम L1 की बात करें, आदित्य L1 की बात करें तो वो किससे भेजा गया था? PSLV C57 से। लेकिन ये EOS N1 किससे भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा C62 से, PSLV C62 से। तो रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS N1 को अंतरिक्ष में ले जाएगा। PSLV C62 रॉकेट EOS N1 के साथ 14 अन्य पेलोड को भी अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह मिशन इसरो की कार्मिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसरो ने शनिवार को कहा कि रॉकेट और उपग्रह का एकीकरण पूरा हो चुका है। PSLV C62 मिशन 12 जनवरी को सुबह 10:17 पे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करने की योजना है। इस मिशन के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 11 जनवरी को शुरू होने की उम्मीद है। यह PSLV 64वीं उड़ान होगी। यह PSLV की कौन सी उड़ान होगी? 64th। लेकिन किससे भेजा जाएगा? 62 से, PSLV C62 से। लॉन्च किए गए विदेशी उपग्रह की कुल संख्या 442 हो जाएगी। इसके साथ PSLV ने अब तक 63 उड़ानें पूरी कर चुकी है, जिसमें चंद्रयान मिशन, मंगल ऑर्बिटर मिशन और आदित्य L1 भी शामिल है। आदित्य L1 फिर किससे हुआ था? तो PSLV C57 से लॉन्च हुआ था। इसरो ने बताया कि इस मिशन के तहत रॉकेट थाईलैंड और ब्रिटेन द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ 13 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण के लगभग 17 मिनट बाद इच्छित सूर्य समतुल्य कक्षा में स्थापित करेगा। हालांकि रॉकेट के चौथे चरण का पृथ्वीकरण और स्पेनिश स्टार्टअप के केस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर कैप्सूल का प्रदर्शन लॉन्चिंग के 2 घंटे बाद होने की उम्मीद है। स्पेस की एक स्टार्टअप कंपनी का EID की कक्षा में भेजने के बाद पृथ्वी को वायुमंडल में वापस लाया जाएगा। तो ये अन्य जानकारी है, आप इसे देख लेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं यहाँ से क्या डिटेल निकला भैया। तो यहाँ से डिटेल निकला क्या कि EOS L1 भेजा जा रहा है। कब भेजा जाएगा? 12 जनवरी 2026 को। 2026 में ये इसरो का फर्स्ट मिशन होगा। किससे भेजा जा रहा है? तो PSLV C62 से। और कहाँ से भेजा जा रहा है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। आइए, इसरो का नया मिशन है, ये 12 जनवरी को होगा। ये सारा हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2025 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन CMS-3, ये 2 नवंबर 2025 को भेजा गया LV-M3 M5 रॉकेट से। और EMS-3 भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान LV-M3 M5 द्वारा प्रक्षेपण संपन्न हुआ। इसका निसार 30 जुलाई 2025 को भेजा गया। किससे? GSLV F-16 से। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म होगा जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हाँ। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। EXIM-4, ये 25 जुलाई 2025 को भेजा गया। किससे? फाल्कन 9 से। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना। इस भारतीय अंतरिक्ष यात्री में सुभाषचंद्र श्रृंखला भी शामिल थे। EOS 9
और ये कौन सा भेजा जा रहा है, EOS-N1 18 मई 2025 को PSLV-C 61 से इसके तीसरे चरण की तकनीकी समस्या आने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। NBS-2 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 से, और यह इसरो का 100वां मिशन था। कौन, NBS-2। आगामी मिशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसरो का आगामी मिशन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, माने अंतरिक्ष स्टेशन अपना बनाएगा कब, 2028 से 35 के बीच में। यह एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन लगभग 20 टन होगा। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। चंद्रयान 4 27-28 में चंद्रयान श्रृंखला का चौथा चरण, जिसमें कई मॉड्यूल शामिल होंगे। इसका लक्ष्य चंद्रमा के नमूने लेकर पृथ्वी तक आना है। चंद्रमा से गगनयान 2027 में जाना है। 3 सदस्यों की चालक दल 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। शुक्रयान कब जाएगा, 2028 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटल भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2027-28 में, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का है मिशन है। कौन, लुपेक्स। और मंगलयान 2 2030 में जाने की उम्मीद है। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटल लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ 7वां न्यूज के हमने कंप्लीट किया। अगला देखते हैं कि वित्तीय घाटे व कर्ज को कम करने पर केंद्रित होगा आगामी बजट। ये कौन कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन महेंद्र देव ने कहा। तो आइए पहले न्यूज की पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित जानकारी भी हम लेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन महेंद्र देव ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तीय घाटों का नियंत्रण और कर्ज कम करने पर केंद्रित हो सकता है। यह सरकार की व्यापक विकसित भारत योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देव ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह बजट विकसित भारत योजना का हिस्सा है और इसके रचनाकार वित्तीय घाटे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो इसे बनाएंगे। ये 9% से कोरोना काल में 9% हो गया था, लगभग 4.8% हो गया। सरकार का लक्ष्य वित्तीय घाटे को कितना करना है, 4.4%। ये सब बातें हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बजट और वित्तीय घाटा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सरकार का लक्ष्य कितना है बजट घाटा को करना, 4.4%, लेकिन रहा कितना, 4.8%। चलिए, अब हम सरकारी बजट के बारे में जानते हैं। सरकारी बजट में मुख्य रूप से 2 बजट आते हैं, एक राजस्व बजट, दूसरा पूंजीगत बजट। इससे हमने डिटेल्स में कवर किया है कल की क्लासेस में। मतलब 10 जनवरी का जो DNA की सेशन हुआ उसमें हमने डिटेल से बजट का कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप 10 जनवरी के वीडियो देख लेंगे, ताकि आगे की घटनाक्रम और बजट की सारी प्रक्रिया आपको आसानी से समझ आ सके। चलिए, राजस्व बजट में होता है राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय। और भैया अगर हम घर की बजट कहेंगे तो घर की प्राप्तियां और घर की खर्चे तो होंगे। तो राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, वैसी प्राप्तियां जिसके लिए ना हमें कोई दायित्व बनता है कि बाद में देना है, और ना उसके लिए हम अपनी परिसंपत्तियों को कम करते हैं। जैसे अगर हम पैसे कमाते हैं या किसी से टैक्स लेते हैं जिसके प्रति हमारी दायित्व नहीं बनती है, और ना ही हम अपने संपत्ति को बेचते हैं, तो वैसी प्राप्तियां क्या कहलाएगा, राजस्व प्राप्तियां, जिसमें क्या आएगा, कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व। दूसरा है कि राजस्व व्यय, वैसा खर्चा जिससे ना हम कुछ बना पाते हैं और ना वो हमें भविष्य में आने की उम्मीद है। जैसे योजनागत राजस्व व्यय एवं गैर योजनागत व्यय, इससे ना हमें परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और ना वो भविष्य में लौटकर आने की उम्मीद रहेगा। पूंजीगत प्राप्तियां, वैसी प्राप्तियां जो मुझे भविष्य में रिटर्न करने हैं,
या जिससे हमारी परिसंपत्तियों की हानि होती है, जैसे कर्ज लेना या कुछ बेचना ना, या प्राइवेटाइजेशन करना, ये पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। पूंजीगत व्यय वैसा व्यय जो हमें भविष्य में रिटर्निंग देगा या परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसमें आता है योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। अगर हम बजटीय घाटा की बात करें तो बजटीय घाटा में मुख्यतः 3 भाग आता है। क्या कौन कौन? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा की अगर हम बात करें तो राजस्व घाटा में क्या आ जाएगा? जैसे राजस्व प्राप्ति में हमने आपको बता दिया कि कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व, राजस्व खर्च में ब्याज अदायगी, प्रमुख और रक्षा व्यय। तो राजस्व घाटा में क्या आ जाएगा? राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। ओ भैया, आपने कितने की इस बार लॉस में रहा है, आपकी राजस्व घाटा कितना हुआ है इस बार? तो अगर आपने 100 रुपये खर्च किया है और 80 रुपये ही कमाए हैं तो कितना का राजस्व घाटा रह गया? 20 रुपये की। तो ये हो गया राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या हो जाएगा? राजस्व खर्चे और माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। अब हम आगे प्राथमिक घाटे व राजस्व घाटे की बात करें तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा वह राजकोषीय घाटे जब ब्याज अदायगी के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह ब्याज घटाकर सरकार को कुल उधार आवश्यकताओं को बताता है। तो प्राथमिक घाटा बराबर क्या हो जाएगा कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। और राजकोषीय घाटा क्या है? तो उधार को छोड़कर कुल व्यय की कुल प्राप्ति को दर्शाता है। यह सरकार के कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है जिसमें ब्याज शामिल है। राजकोषीय घाटा में क्या हो जाएगा? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। ये हो जाएगा उधार को छोड़कर के हम कितना लिए हैं, ये सरकार को उधारी को दिखाता है। तो इस प्रकार से हमने राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजकोषीय घाटा को देखा। अगर ये सारी बातें अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप ये 10 जनवरी का लिया हुआ सेशन है जहाँ से आप डिटेल में बजट जा कर के देखेंगे तो ये सारी बातें फिर से आपको समझ में आ जाएगी। जहाँ से हमने डिटेल बजट पढ़ाया है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा बजट हमने पढ़ाया है 10 जनवरी को। 10 जनवरी के सेशन जा कर के आप देखें। हाँ, और ये देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है स्टेट और सेंट्रल दोनों, केंद्र और राज्य दोनों का, जहाँ पर हम बजट को कवर करेंगे। तो इसलिए भी ये सेशन देखना ज़रूरी हो जाता है। वैसे प्रयास करेंगे कि बजट पे हम एक सेपरेट सेशन लेकर के चले आए बजट से पहले। आप देखिए, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला एवं ये लास्ट न्यूज़ होगा। फिर आज का क्वेश्चन देखेंगे, कल के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और सेशन को अंतिम मोड़ देंगे। चलिए, अमेरिकी धमकी के बीच चीन, रूस और ईरान दक्षिण अफ्रीका में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कि इस बारे में हमने ब्रिक्स वाले न्यूज़ में भी पढ़ा है। यह ऐसे समय हो रहा है जब ट्रंप ने कई ब्रिक्स देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप और ब्रिक्स देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। आइए पहले न्यूज़ को देखते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अमेरिकी विरोधी गतिविधियों अपनाने का आरोप लगाया है। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में कार्रवाई और अन्य देशों को दी जा रही धमकी के बीच चीन, रूस और ईरान शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में संयुक्त नौसेना अभ्यास कर रहे हैं। यह ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास 1 सप्ताह चलेगा। यह ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन और कई ब्रिक्स प्लस देशों जिसमें चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील शामिल है के बीच तनाव हो गया है। तो इस अभ्यास का नाम क्या दिया गया है? व्हील फॉर पीस 2026। ब्रिक्स व्हील फॉर पीस 2026। ये अभ्यास कहाँ हो रहा है? तो अफ्रीका के तट पर। इसमें कौन कौन भाग ले रहा है?
रूस, ईरान एवं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, रूस, ईरान एवं दक्षिण अफ्रीका, और इसमें सबके नौसेना भाग ले रहे हैं। तो याद रखेंगे बिल फॉर पीस 2026 का अभ्यास कहाँ हुआ? तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के तट पे कौन कौन भाग लिया? रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका ने, और ये नौसेना द्वारा किया गया अभ्यास है। आइए, इसमें भारत ने भाग नहीं ले रहा है। चलिए, तो हमने ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं कि 2025 में हुए प्रमुख सैन्य अभ्यास पढ़ते हैं, जहां से 2026 में होने वाले एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% आने की उम्मीद है, जो एग्ज़ाम हमने पहले बताया है। तो सबसे पहला है 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। कहाँ हुआ? जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच कहाँ आयोजन हुआ? जोधपुर में। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना की तकनीकी प्रदर्शन था। कहाँ हुआ? मेरठ। मेरठ कहाँ है? यूपी में। तो भारतीय सेना ने अपना प्रचंड शक्ति दिखाया। कहाँ? मेरठ में। 32वां सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत 2025, ये कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। पासेक्स अभ्यास भारत और यूके के बीच होता है। ये कहाँ हुआ? अरब सागर में। 17वां नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया के बीच, ये आयोजन कहाँ हुआ? मंगोलिया में। 8वां शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। शक्ति अभ्यास करता है कौन? भारत और फ्रांस। तो 8वां 2025 वाला कहाँ हुआ? फ्रांस में। पहला टाइगर क्लो 2025 भारत अमेरिका। टाइगर अभ्यास। टाइगर कौन है? टाइगर अभी जिंदा है। कौन कौन? भारत और अमेरिका। ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। 32वां स्वान कचेस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो मंगोलिया में हुआ। और 30वां प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय नौसेना की है, पश्चिम बंगाल में हुआ। डेजर्ट फ्लैग 10 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो अमीरात में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसी के साथ हमने अंतिम न्यूज़ को भी कवर कर लिया है। अब हम सेशन को अंतिम मोड़ बहुत जल्द ही देने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज का MCQ कल के न्यूज़पेपर पे आधारित है। जी, आज का 5 क्वेश्चन क्या है? 58वीं जूनियर खो खो चैंपियन का आयोजन कहाँ होगा? है ना। वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? और PM मातृ वंदना योजना क्या है? कभी कभी समाचार पत्रों में जाने वाला CPEC का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? और विश्व आर्थिक मंच की बैठक 18 से 24 जनवरी तक कहाँ होगा? आप लोग जा करके इसे टेस्ट के रूप में MCQ लगा सकते हैं। कहाँ? तो फिर से जाना होगा आपको सफ़र एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे ये मिल जाएगा। अगले दिन हम इसका उत्तर बताते हैं और कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया एवं कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया, उसका भी एनालिसिस देखते हैं। और अगर आपका आंसर सही होगा दिया हुआ, तो आप अपने आप को शाबाशी भी देंगे। चलिए, तो कल के प्रश्नों का उत्तर हमने देख रहे हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अलग होने की घोषणा की गई? ओ भैया, तो ये तो आज भी हमने बताया है, जिसे 11 बच्चों ने दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि 64% बच्चों ने ही सही कर पाया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि UN के अनुसार भारत के GDP विकास दर 2026 में कितना % रहेगा? तो 11 बच्चों ने आंसर दिया, 46% बच्चों ने सही आंसर दिया, 6.6%। अगला क्वेश्चन है कि GDP का नया आधार वर्ष क्या होगा? तो GDP का नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। तो यहाँ पे हम और महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। आइए देखिए, GDP और WPI और IIP, ये तीनों का नया आधार वर्ष होगा 2022-23, इसे आप याद रखेंगे। और CPI का आधार वर्ष होगा 2024। ये कब का था? 2012 के था। ये सब कब का था? तो 2011-12 के था। बातें समझ में आ गया? चलिए,
हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो 12 लोगों ने आंसर दिया है और जिसमें 67% लोगों ने सही आंसर दिया है। ये माधव गाडगिल एक पर्यावरणविद थे। और आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया गया है, जिसमें 15 बच्चों ने आंसर दिया और सही आंसर है उदय। 33% बच्चों ने सही आंसर दिया। चलिए अब हम महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं, फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। ये है अक्टूबर को न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे बीच सेशन में। ये नवंबर की है, ये दिसंबर की है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं कहाँ? इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे या सफ़र एजुकेशन लिख करके, और आप ने इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो फिर से हम एक बार आपको बता दें कि आप हमेशा DNA सेशन देखते हैं सफ़र सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे, एवं उसका PPT एवं न्यूज़पेपर का शॉर्ट नोट्स प्राप्त करते हैं आप कहाँ पर? तो सफ़र एजुकेशन चैनल पे, सफ़र एजुकेशन चैनल पे। अगर सेशन थोड़ी सी भी आपकी दिल तक पहुंचा हो, दिल को छुआ हो, तो आप इसे शेयर करें और अच्छी कमेंट दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अन्य बच्चे भी इसे सेशन को से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित हो, और अपने जानने वाले जिसे आप हमेशा फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो उनसे भी शेयर करें। तो इसी के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।